नमस्कार, स्वागत है आपका करियर गाइड में। कैसे आप लोग? चलिए आगे शुरू करते हैं। आज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घास परिवार में लास्ट स्टेप पढ़ने वाले हैं। आज लास्ट क्लास है और थ्योरी का है लास्ट क्लास। उसके बाद आपका क्लास ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का होगा, उसके बाद सब्जेक्टिव का, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। यही चैप्टर पूरा एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा चैप्टर यही था। तो आपका खत्म हुआ। अब इसको अच्छा से रिवाइज कर लीजिए। कल आपका बहुत अच्छा क्लास होने वाला है। ऑब्जेक्टिव का होगा, उसके बाद सब्जेक्टिव का होगा। तो पीडीएफ ले लीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, पूरे याद कर लीजिएगा, क्योंकि 15-20 नंबर इस चैप्टर से रखता है। इसको हल्का में नहीं लीजिए। चलिए आगे शुरू करते हैं। अध्याय 2 हो गया, फसलों की खेती। आज नेपियर घास के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यही नेपियर घास है। नेपियर घास बहुवर्षीय चारा फसल है जिसमें औसतन प्रोटीन की मात्रा 7 से 12% तक पाई जाती है। प्रारंभिक अवस्था में चारे में लगभग 12 से 14% बुध पदार्थ पाया जाता है। इसकी पत्तियों में 9.3% तथा तने में 4.4% प्रोटीन पाई जाती है। इसका चारा में लगभग 20% ऑक्जेलेट पाया जाता है। इसके कारण इस चारा को लगातार खिलाने से पशुओं में कैल्शियम की कमी हो सकती है। इसका पौष्टिक चारा सालों भर मिलता रहता है। जिसका पौष्टिक चारा वो सालों भर मिलता रहता है। आइए देखते इसका उत्पत्ति देखते हैं। यह घास प्राय अफ्रीका में उष्णीय भागों में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है तथा यह संसार के सभी उष्णीय भागों में चारे के लिए उगाई जाती है। इसका विवरण देखिए। नेपियर घास उष्णीय भागों की सबसे अच्छी बहुवर्षीय चारे की फसल है। इस चारे को समुद्र तट से लेकर 2000 मीटर ऊंचाई तक उगाया जा सकता है। बिहार में बाढ़ या पानी भरे इलाकों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में इसकी खेती कर सकते हैं। देखिए कुछ क्षेत्रों में छोड़कर सभी क्षेत्रों में इसकी खेती किया जा सकता है। जहाँ पे बाढ़ ज्यादा होगा या पानी जहाँ पे भरा रहता है ज्यादा समय तो वहाँ नहीं कर सकते, वरना सड़ गल जाएगा। आइए जलवायु देखते हैं, इसके लिए कैसी जलवायु चाहिए। नेपियर घास प्राय अधिक गर्म और लंबे दिन की अवस्था में अधिक उपज देते हैं। कम तापमान की अवस्था में पौधे जीवित रहते हैं और उपज कम होती है। यह घास प्राय उन स्थानों पर अच्छी प्रकार से उगाई जा सकती है जहां लगभग 1000 mm या उससे अधिक वर्षा होती है। अर्ध शुष्क स्थानों पर इसकी खेती नदियां या अन्य पानी वाले स्थानों पर की जा सकती है। आइए मिश्रित खेती, अंतर्वर्ती खेती जानते हैं। इसके साथ कौन कौन खेती कर सकते हैं। नेपियर घास एक बहुवर्षीय घास है जिसे किसी भी खेत में कम से कम 3 से 5 वर्ष तक रखा जा सकता है। अब इसको जब रोपिएगा तो कम से कम 3 से 5 वर्ष तक आराम से रख सकते हैं। सर्दियों में नवंबर से मार्च में इसकी वृद्धि नहीं होती, वृद्धि बहुत न के बराबर होगा। अतः दूसरा चारा खासकर फलीदार चारों जैसे बरसीम लोबिया की बुआई करनी चाहिए। नेपियर की जड़ें सड़न क्रिया द्वारा अधिक से अधिक कार्बन युक्त पदार्थ प्रदान करती है, इसलिए इसको 5 सालों के बाद खेती से निकालकर दूसरी फसल लगानी चाहिए। आइए देखते हैं उन्नत किस्में। एक में हो गया नेपियर घास। इसका जो उन्नत किस्म हो गया, पहले हो गया नेपियर, दूसरा होगा युगांडा हेयरलेस, वह हो गया सकर नेपियर। जो नेपियर बाजरा संकर का हो गया, जिसमें प्रभेद का नाम हो गया NB21, NB4, पुसाजाइट, IGFRI10। इसमें प्रोटीन की मात्रा 8 से 10% तथा शुष्क पदार्थ की पाचनशीलता 58 से 65% पाई गई है। इसकी उपज लगभग 1600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर चारा प्राप्त होता है। संकर नेपियर में खाद और पानी की आवश्यकता नेपियर से अधिक होती है। नेपियर के साथ बाजरे का संकरण पर नेपियर इंटू बाजरा संकर निकाला गया है। यह संकर प्रत्येक नेपियर घास वाले भाग में उगाई जाती है। आइए खेत की तैयारी के बारे में जानते हैं। बुआई के पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरी करना चाहिए। इसके लिए इसकी जुताई तथा हेरो हर चलाकर अच्छे प्रकार से करते हैं। एक गहरी जुताई करना उचित होता है। आखिरी हेरो के पहले खेत को समतल करना चाहिए ताकि सिंचाई एवं व निकास में सुविधा हो। जो सिंचाई होता है उसको प्रबंधन में और निकास में सुविधा हो। आइए बुआई का समय देखिए, मार्च से अक्टूबर तक है इसका बुआई का समय।
देखिए बुआई कैसे होता है, देखिए इसकी बुआई तने के टुकड़े या जरदार तने के भागों से करते हैं, क्योंकि नेपियर घास में बीज बनाना थोड़ी कठिन है तथा बीज का जमाव भी बहुत कम होता है। यह टुकड़े तने के निचले भागों से चुने जाते हैं। इसके 2 या 3 गांठ वाले छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना चाहिए। सर्दियों में काटने के पश्चात इन टुकड़ों को 15 से 20 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। देखिए 40,000 तने के टुकड़े के लिए 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर दूरी पर बुआई करना, 50 × 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करना चाहिए, जो वृद्धि फसल प्राप्त करने के लिए, अधिक वृद्धि वाले फसल प्राप्त करने के लिए। जो 50 × 50 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई होता है, यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह होगा, इंटू का चिन्ह होगा, तो बुआई करने से वृद्धि फसल प्राप्त कर सकते हैं। देखिए 20,000 टन टुकड़े क्रॉपिंग के लिए 100 सेंटीमीटर × 50 सेंटीमीटर दूरी पर बुआई करनी चाहिए। अंतर फसल पद्धति करने के लिए 100 × 50 सेंटीमीटर के दूरी पर बुआई करनी चाहिए। इन टुकड़ों को गाड़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसका एक गांठ जमीन के अंदर और दूसरी गांठ जमीन की सतह पर हो। इसके अतिरिक्त इन टुकड़ों को 45 डिग्री के कोण पर गाड़ना चाहिए। बुआई का सबसे अच्छा समय जून जुलाई है। देखिए खाद और उर्वरक। बुआई के समय 40 केजी नाइट्रोजन तथा 60 केजी स्फूर तथा 40 केजी पोटास बुआई के समय डालना चाहिए। इसके बाद प्रति कटान कम से कम 30 केजी नाइट्रोजन कटाई के तुरंत बाद डालने से उपज में वृद्धि होती है। नाइट्रोजन से पुनः वृद्धि अच्छी और तेज गति से होती है। नाइट्रोजन डालने से प्रोटीन तथा शुष्क पदार्थ की भाग बढ़ जाती है। नाइट्रोजन डालिएगा तो उसको प्रोटीन तथा शुष्क पदार्थ में की भाग होती है, वो बढ़ जाती है। अधिक उपज देगा, अधिक प्रोटीन वाले पौधे प्राप्त होंगे। देखिए सिंचाई और जल निकास के बारे में। नेपियर सिंचित बहुवर्षीय घास है। इस घास की सिंचाई सर्दी में 15 से 20 दिनों के अंतराल पर और गर्मी में 10 से 12 दिनों के अंतराल पर करनी चाहिए। खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए खरपतवार का नियंत्रण। खरपतवार यांत्रिक विधि से कर सकते हैं और खरपतवार के अच्छे नियंत्रण के लिए एंट्राजीन 3 से 4 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर बुआई के तुरंत बाद छिड़काव करना चाहिए। देखिए कटाई प्रबंधन और उपज के बारे में देखिए। बुआई के 75 से 80 दिनों के बाद कटाई करना उपयुक्त पाया गया है। इस समय पौधे की ऊंचाई 1.25 से 1.5 मीटर लगभग होती है। इस अवस्था में पौधे अधिक पौष्टिक तथा पाचनशील होता है तथा अच्छी उपज भी मिलती है। पहली कटाई के बाद अन्य कटाई 40 से 45 दिन के अंदर कर लेनी चाहिए। 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर के पौधे को काटते हैं ताकि इसमें पुनः वृद्धि आसानी से हो सके। 15 से 20 मिनट ऊपर से काटिएगा तो पौधे वृद्धि में आसानी हो सकती है। फिर से उतना ही वृद्धि के साथ, उतना ही उपज के साथ जमेगा, उतना ही आपको आहार देगा। इसीलिए 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर काटिएगा तो अच्छा रहेगा। इस प्रकार 8 से 10 कटाई पौधे में ले सकते हैं। 8 बार या 10 बार पौधे को काट सकते हैं और उससे घास प्राप्त कर सकते हैं, चारा प्राप्त कर सकते हैं। उपज के देखिए कटाई की संख्या एवं तापमान के अनुसार 1500 से 1800 क्विंटल हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं। एक हेक्टेयर में कटाई की संख्या में तापमान के अनुसार 1500 से 1800 क्विंटल हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्वर्ती खेती में 1800 से 2800 क्विंटल चारा प्राप्त कर सकते हैं। अगर अंतर्वर्ती खेती करते हैं, जैसे कोई चीज और मिलाकर खेती करते हैं, जिसमें 1800 से 2800 क्विंटल प्राप्त कर सकते हैं। खत्म हो गया बरसीम के देखिए, और ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट फसल का है, लास्ट चारा फसल यही है। चलिए बहुत बड़ा चैप्टर था और चैप्टर खत्म हो गया, सब क्लास कर लीजिए। देखिए आगे इसको। रबी फसल। रबी मौसम में बरसीम चारा फसल बहुत ही प्रमुख फसल है, जिसे चारा का राजा भी कहते हैं। चारा का राजा किसे कहा जाता है? बरसीम को चारा का राजा कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद रखिएगा। बरसीम चारा अत्यंत पौष्टिक तथा स्वादिष्ट होते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा 20 से 21%, शुष्क पदार्थ के आधार पर रेशा
25 से 92% कैल्शियम 1.98% तथा फास्फोरस 0.28% तक होता है। पहले कटाई से प्राप्त चारे अधिक पौष्टिक होता है और इसमें रेशे की मात्रा भी कम होती है। बरसीम चारा फसल से लगभग 6 माह तक हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए, शीतकालीन बरसीम के पौधे पत्तीदार और मुलायम होते हैं। पहली से लेकर तीसरी कटाई तक के चारे में प्रोटीन की मात्रा 25 से 28% पाई जाती है तथा शुष्क पदार्थ की मात्रा 12 से 14% पाई जाती है एवं यह मात्रा बढ़कर 18 से 20% तक हो जाती है। तापमान वृद्धि के साथ बरसीम के तने अधिक रेशेदार व कम पत्ती वाले होते हैं। देखिए अब इसकी उत्पत्ति। बरसीम घास को मिस्र या इजिप्ट, दोनों एक ही देश का नाम है। मिस्र जैसे भारत का नाम भारत और इंडिया, उसी तरह मिस्र और इजिप्ट एक ही देश का नाम में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जिसकी खेती सीरिया और परसीरिया में भी होती है। सीरिया देश और परसीरिया भी देश है। भारतवर्ष में 1904 में बरसीम को इजिप्ट से लाया गया। भारत में कहाँ से लाया गया? बरसीम को इजिप्ट से लाया गया तथा इसकी खेती की जा रही है। और जब से इसकी खेती की जा रही है 1904 से। ये भी ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। देखिए अब इसके वितरण। बरसीम की खेती बिहार के सभी स्थानों पर लगाई जा सकती है जहां सिंचाई की समुचित अवस्था हो तथा खेत की मिट्टी अपेक्षाकृत भारी हो। जहां पर शीतकाल लंबे समय तक रहती है, बरसीम चारा की उपज अधिक होती है। आगे देखिए जलवायु। यह फसल शीतोष्ण तथा कम गर्मी वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। बरसीम की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है जहां पर वार्षिक वर्षा कम से कम 250 से 300 mm हो। बरसीम की खेती की जा सकती है। बुआई के समय 25 सेंटीग्रेड तापमान होना अनिवार्य है तथा 25 से 27 सेंटीग्रेड तापमान इसके वनस्पति वृद्धि के लिए उपयुक्त पाया जाता है। अधिक तापमान 32 से 40 सेंटीग्रेड में पौधे की पुनः वृद्धि क्षमता कम हो जाती है। अब आगे देखिए, देखते चलिए, कोई बड़ी बात नहीं है, बस क्लास कीजिए, हो जाएगा सब कुछ। भूमि देखिए, इसके लिए कैसी भूमि चाहिए। बरसीम की खेती सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है, लेकिन सामान्य भारी दोमट मिट्टी जिसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है, फसल की वृद्धि और उपज की दृष्टि से उत्तम मानी जाती है। pH 8 से कम वाली मिट्टी खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है। जिस मिट्टी का pH मान 8 से कम होगा वह उसके लिए बरसीम की खेती अधिक उपयोग होती है, वहां पे अधिक उत्पादन होगा। देखिए अंतर्वर्ती, तो टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए अंतर्वर्ती खेती या मिश्रित खेती, इसके साथ और कौन कौन खेती कर सकते हैं? जैसे संकर नेपियर बरसीम, इसको अंतर्वर्ती खेती कहते हैं, जिसमें 2 में हो गया बरसीम और जई रोप सकते हैं। पहला हो गया संकर नेपियर बरसीम, इसको संकर नेपियर बरसीम को रोप सकते हैं, जिसे अंतर्वर्ती खेती कहते हैं। और बरसीम और जई को एक साथ रोप सकते हैं, जिसे मिश्रित खेती कहते हैं। मिश्रित खेती में इसके साथ कौन रोप सकते हैं? जई को रोप सकते हैं, जो 50 kg प्रति हेक्टेयर जई मिलाकर अब उसमें रोप सकते हैं। बरसीम या चारे वाली सरसों, जो सरसों होता है जो चारे के लिए उगाई जाती है, जिसे चाइनीज सरसों भी कहते हैं, उसका भी मिश्रित खेती के साथ कर सकते हैं। बरसीम और जापान रेप, और जापान रेप में भी बरसीम का खेती कर सकते हैं, ये भी मिश्रित खेती के अंतर्गत आती है। उन्नत किस्में को याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। मिसकाबी, वरदान, S99-1, पूसा ज्वाइंट, याद कर लीजिए उन्नत किस्में, जैसे मिसकाबी हो गया, वरदान हो गया, S991 हो गया, पूसा ज्वाइंट हो गया। और खेत की तैयारी कैसे करते देखें। मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए 3 से 4 हल्की जुताई अथवा हैरो चलाना चाहिए। 3 से 4 बार हल्की जुताई करके हर चला देना चाहिए। प्रत्येक जुताई के आधा पटा देना है ताकि खेत समतल हो जाए, और प्रत्येक जुताई के बाद जो पाटा से उसको जो उस पर चला देना, पाटा चला देना है, जिससे खेत समतल हो जाए। देखिए बीज दर के बारे में। 25 kg या 40 kg प्रति हेक्टेयर बीज दर जो होता है 25 से 40 kg प्रति हेक्टेयर। उसमें जो प्रभेद के अनुसार होता है, कौन सा कंपनी का, कौन सा क्वालिटी का रोप रहा है, उसके हिसाब से 25 से 40 के बीच में। देखिए बुआई का समय सितंबर के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर माह तक। नवंबर माह से बोई गई फसल में 1 से 2 कटाई कम मिलती है। अगर आप सितंबर के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर माह तक
तक जो करते हैं, या नवंबर माह से या नवंबर माह में बोई गई फसल में 1-2 कटाई कम मिलती है। अगर इस समय बोइएगा तो आपको 1-2 बार कम कटाई मिलेगा। जैसे 8 से 10 बार दिया हो गया तो उसमें 7 से 8 बार ही मिलेगा कटाई। देखिए बुआई की विधि, धान की खरीफ फसल में पारा खेती या पारा क्रॉपिंग विधि द्वारा इसकी बुआई की जा सकती है। जो धान की खरीफ फसल जो होता है उसमें पारा खेती विधि द्वारा या पारा क्रॉपिंग विधि द्वारा इसकी बुआई की जा सकती है, क्योंकि ऐसे खेतों के नीचे वाले भाग का तापमान बीज अंकुरण के लिए उचित माना जाता है। इसमें बीज अंकुरण के लिए इसको उचित माना जाता है। बरसीम के बीज को धान के ऐसे खेत में छिड़कते हैं जिसकी भूमि कीचड़ वाली हो, तो बीज अंकुरित होकर बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। घास कटाई के समय बरसीम के पौधे की ऊंचाई 15 से 20 सेंटीमीटर हो जाती है। प्रथम कटाई में बरसीम चारा की उपज कम होती है, परंतु बाद की कटाई में पैदावार संतोषजनक होती है। आइए देखिए, पानी भरकर बुआई करना, ये अलग में ठहर हो गया। बुआई की यह विधि सर्वाधिक लोकप्रिय है। इस विधि में खेत को भली प्रकार तैयार करने के पश्चात उसमें सुविधा अनुसार उचित आकार की क्यारियां बनाई जाती है। इस क्यारियां में 6 से 7 सेंटीमीटर पानी भर दिया जाता है। पानी भरी क्यारियां में पटेला चलाकर बीज का छिड़काव किया जाता है। बुआई करने के पश्चात जब क्यारियां सूखती हैं तो बीजों के ऊपर मिट्टी की एक हल्की सी परत जम जाती है, जिससे चिड़िया या अन्य जानवर नहीं खा पाते हैं। जब सूखता है तो उसके ऊपर मिट्टी की परत जम जाती है, जिसके कारण उसका कोई चिड़िया उड़िया उसका दाना नहीं चुगता। पर्याप्त नमी होने के कारण बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। और उसमें जब पानी को उसको पटा कर ही कीजिएगा, पानी रख कर ही उसे पानी में ही रोपिएगा तो नमी रहेगा ही अंकुरण तक। सूखे खेत में बुआई, इस विधि द्वारा बुआई करने के लिए खेत को पर्याप्त नमी होना आवश्यक है, साथ ही साथ मिट्टी भुरभुरी होना चाहिए। अगर आप सूखा करना चाहते हैं तो उसमें भी नमी होना आवश्यक है। कुछ दिन पहले का पानी पटाना है आवश्यक है, नमी चाहिए। ऐसा नहीं बंजर भूमि छीट दीजिएगा तो नहीं होगा। देखिए छिटकाव विधि से छीट के, जो जैसे गेहूं में छिटकाव विधि से अभी सब वैसे ही रोपते हैं, उस प्रकार से इसको कैसे रोपेंगे। इसमें बीज को खेत में छिड़क कर पाटा चला दिया जाता है। बीज 1 से 1.5 सेंटीमीटर से अधिक गहराई पर नहीं बोना चाहिए। इससे ज्यादा 1 या 1.5 सेंटीमीटर के अधिक गहराई पर नहीं बोना चाहिए, नहीं तो नहीं अच्छा से उपज देगा, बीज जमेगा ही नहीं अच्छा से। लाइनों विधि से, लाइन में कैसे रोपेंगे। बीजों को लाइनों में 15 सेंटीमीटर दूरी पर देसी हल या सीड ड्रिल द्वारा बुआई की जाती है। जो लाइनों बाई लाइन रोपते हैं उसमें बीजों को लाइन में 15 सेंटीमीटर दूरी पर देसी हल या सीड ड्रिल द्वारा बुआई की जाती है। देखिए बीज उपचार, जिस खेत में पहली बार बरसीम की खेती करना हो तो बुआई के पहले बीज का उपचार राइबोजियम जीवाणु संवर्ध द्वारा करते हैं, ताकि वायुमंडल से नाइट्रोजन पौधे की जड़ों में जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन उपलब्ध कराने की क्रिया भली प्रकार संपन्न हो। देखिए इसको राइबोजियम जीवाणु संदर्भ द्वारा, ताकि वायुमंडल से नाइट्रोजन पौधे की जड़ों में जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन उपलब्ध कराने की क्रिया भली भांति संपन्न होता है। आगे देखिए उर्वरकों की मात्रा। बरसीम के पौधे के प्रारंभिक वृद्धि के लिए 25 से 30 केजी नाइट्रोजन देना चाहिए, ताकि पौधे के वानस्पतिक वृद्धि ठीक से हो सके। जड़ों में जीवाणु ग्रंथियां के विकास के बाद वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का भूमि में स्थापना कार्य प्रारंभ हो जाता है। इसके फलस्वरूप बरसीम के पौधे नाइट्रोजन संबंधी आवश्यकता स्वतंत्र रूप से पूर्ण करते रहते हैं। इसको देख लीजिए एक बार और, चलिए आगे देखते हैं। सल्फर 50 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर तथा पोटेशियम 40 केजी प्रति हेक्टेयर तथा नाइट्रोजन 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से अनुमोदित मात्रा में बुआई के ठीक पहले अंतिम जुताई समय देना चाहिए। इतना जो खाद होता है बुआई से ठीक पहले जब जुताई करते हैं उस समय देना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। मिट्टी की जांच के आधार पर बरसीम फसल में भी सूक्ष्म पोषक तत्वों देनी चाहिए। मालिब्डेनम तथा बोरॉन की कमी से जड़ ग्रंथियां कम बनती है, वह पौधे कमजोर हो जाते हैं।
वे तत्व पौधे पर छिड़के जाने पर पौधे द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। बोरॉन की कमी को पूरा करने के लिए बोरेक्स 6 से 11 केजी प्रति हेक्टेयर से, जब मालिब्डेनम की कमी को 1.12 केजी अमोनियम मालिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं। चारा बरसीम के प्रत्येक कटाई के बाद नाइट्रोजन देना चाहिए ताकि पौधे की पुनः वृद्धि हो सके। जो चारा बरसीम के प्रत्येक कटाई के बाद नाइट्रोजन देना चाहिए ताकि पौधा है जो होता है वो पुनः वृद्धि हो सके। देखिए सिंचाई तथा जल निकास। अब सिंचाई और जल निकास कैसे करेंगे देखिए। जहाँ खेत में पानी भरकर बुआई की गई हो वहां बुआई के 4 से 5 दिन बाद दूसरी सिंचाई करनी चाहिए। जहाँ खेत में पानी भरकर बुआई की गई हो ना, वहां बुआई के 4 से 5 दिन बाद दूसरी सिंचाई फिर से कर देनी चाहिए ताकि नमी बना रहे। शीतकाल में 15 से 20 दिनों में अंतराल पर सिंचाई करनी है। जब जाड़ा का मौसम होता है तो उससे थोड़ा ज्यादा दिन पर सिंचाई करनी चाहिए, 15 से 20 दिन पर। मार्च माह के बाद सिंचाई 12 से 15 दिनों के अंतराल पर करनी चाहिए। और मार्च माह के बाद जब जिसमें थोड़ा सर्दी कम हो जाती है, गर्मी चढ़ने लगती है, उस टाइम 12 से 15 बार सिंचाई करना चाहिए। इतना दिनों के बाद सिंचाई करना चाहिए। अब खरपतवार नियंत्रण के बारे में देखिए। बीज उत्पादन के लिए खरपतवार खासकर कासनी को नियंत्रण करने के लिए डाइनोवेस एसीटेट को 1 केजी सक्रिय अवयव को 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। जो डाइनोसोव एसीटेट है उसको 1 केजी डाइनोसेव एसीटेट 1 केजी को 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। देखिए कटाई प्रबंध के बारे में देखिए। बरसीम चारे की बहु कटाई प्रजाति है। बरसीम की पहली कटाई 50 से 60 दिनों बाद करनी चाहिए। इसके बाद की कटाई को 30 से 35 दिनों के अंतराल पर करते हैं। फरवरी से मध्य मई तक पौधे के शीघ्र वृद्धि के फलस्वरूप कटाइयों 25 दिनों के अंतराल पर की जाती है। कटाई के समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि पौधे कम से कम भूमि से 6 से 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर काटे। और कटाई के समय पक्का ध्यान रखिए भूमि से 6 से 10 सेंटीमीटर ऊपर से काटिए, नहीं तो पौधा अच्छा नहीं होगा, फिर से जमने में दिक्कत होगी। जिसमें पुनः वृद्धि में सहायक मुकुट के रूप में स्थित कलिकाओं को कोई क्षति न पहुंचे। इतना पर काटिएगा तो वो पुनः वृद्धि वाला जो मुकुट कलिकाएं होते हैं उसका कोई क्षति नहीं होगा, वो आराम से पुनः वृद्धि कर लेगा। इसके अतिरिक्त ऊंचाई से काटने पर नीचे की हरी पत्ती बच जाती है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की फ्री प्रक्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट और अन्य पोषक तत्वों का उत्पादित पुनः वृद्धि में सहायता तत्वों का भी उत्पादन करती है। अगर थोड़ा ऊपर से काटिएगा तो उसमें पत्तियां थोड़ा नीचे बच जाती है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए सहायता होती है। अगर अपने से भोजन बनाएगा तो जल्दी वो विकास कर लेगा। अब देखिए आगे, अब यही है, अब खत्म हो गया है। विभिन्न कटाइयां में बरसीम की उपज। कटाई का संख्या जो पहला हो गया 75 से 80, 150 से 200 इतना दिनों के बाद है। और कुल इतना 1075 से 1150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका जो उपज होता है। और बीज की उपज उचित प्रबंधन द्वारा 6 से 8 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर प्राप्त किया जा सकता है। जो उचित प्रबंध कीजिएगा तो 6 से 8 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो खत्म हो गया, सबसे बड़ा चैप्टर आपका खत्म हो गया। सब क्लास कीजिए, एक लाइन से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए आप लोग क्लास देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, गलत बात है। सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और कमेंट में थैंक्स जरूर लिखिएगा। आपका सब दिन क्लास होता है तो क्लास कर लीजिएगा, तो थैंक्स लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं समझ जाऊंगा आप लोग क्लास कर रहे हैं, वरना हमको मोटिवेशन नहीं मिलेगा आगे पढ़ाने के लिए। तो थैंक्स लिख दीजिए, आपका सारा कुछ यहीं पे कराया जाएगा। एकदम अच्छा जो एग्जाम में आएगा उसे पूरा सर्च कर करके लाऊंगा, पूरा अच्छा से रिसर्च होगा। 1-2 महीना जब एग्जाम टाइम आएगा तो पूरा आपके साथ ब्लूप्रिंट उसका दिया जाएगा, जो भी एग्जाम में आने वाला रहेगा डायरेक्ट उसी से क्वेश्चन आएगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कोई दोस्त होगा जो एग्रीकल्चर लिया हुआ उसको भी बता दीजिएगा। और थोड़े दिन में इस पे हिंदी इंग्लिश से सारा सब्जेक्ट इस पे पढ़ाई होना चालू हो जाएगा। तो चलिए, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मौज कीजिए, पढ़िए, खेलिए, खाइए। गुड नाइट, चलिए बाय बाय।